तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई का एक वीडियो जो सुबह 6 बजे आता है, मेंस आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं, वो आपके सामने आ चुका है। और दूसरा वीडियो जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं वो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो जैसे कि हम इम्पोर्टेंट डेज अगर कोई होता है, कोई डे किसी दिन, तो वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे है आज। तो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और कुछ चेस के बारे में जानकारी भी ले लेंगे इस बहाने। तो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को, तो आज 20 जुलाई है, तो हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। मनाने वाला कौन है, मतलब ये राष्ट्रीय शतरंज दिवस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। तो यूएनओ के द्वारा यह मनाया जाता है। और हर साल कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई 20 जुलाई को ही शतरंज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब की गई थी, 1924 में। यह कहाँ स्थापित है, तो यह पेरिस में स्थापित है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और चीज़, कब से मनाया जाता है, तो यह दिवस 1966 से मनाना शुरू हुआ था, 24 से नहीं हो गया था, 1966 से मनाना शुरू हो गया था। क्यों मनाया जाता है, पेरिस मतलब शतरंज महासंघ बनाया गया था इसी दिन 20 जुलाई को ही। उस याद में विश्व शतरंज दिवस पे 20 जुलाई को ही ऑर्गेनाइज करवाना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, शतरंज एक ऐसा खेल है जो दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जाने वाला बहुत प्राचीन खेल माना जाता है। हमारी पुरानी सभ्यताओं में भी शतरंज के परिणाम मिले हैं और बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो बौद्धिक तो है ही, आपको पता है, दिमाग वाला खेल है, और सांस्कृतिक खेल भी इसे माना जाता है जो निष्पक्षता, समावेश और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करता है। तथा इस संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि यह लोगों और देशों के बीच में सहिष्णुता और समझ का माहौल तैयार करता है। ठीक है, तो लोगों और देशों के बीच में क्या करता है, सहिष्णुता और समझ का माहौल तैयार करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शतरंज के बारे में कि शतरंज क्या है, कैसे मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसी दिन से क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद में शतरंज के खेल में हमारे मतलब इंडिया में प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से हैं, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं इस बहाने। जिसकी हॉबी है चेस, तो उनका भी हॉबी भी तैयार हो जाएगी। और हो सकता है कभी शतरंज में कोई अवार्ड हमने जीता हो लेटेस्ट एग्ज़ाम के आसपास, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आजकल सिर्फ इतना सा क्वेश्चन तो बनता नहीं है कि ये अवार्ड किसने जीता है, उस अवार्ड के बारे में भी 4 बातें हमसे दी जाएंगी और उन 4 बातों में हमें करेक्शन करना होता है। तो इसलिए थोड़ी सी आसपास की जानकारी हम हमेशा जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसकी पूरी जानकारी आसपास की लेके चलते हैं, ताकि प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन आए ट्रिकी वाला तो हम सॉल्व कर पाएँ। तो शतरंज के खेल में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ना, वह होता है ग्रैंड मास्टर का। आप सबने सुना भी होगा कि ग्रैंड मास्टर बने हैं ये। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है शतरंज के क्षेत्र में दिया जाने वाला। और यह देता कौन है, ऑब्वियसली विश्व शतरंज महासंघ ही देगा। तो ये 2019 के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 64 खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर का खिताब अब तक मिल चुका है। उसके बाद के डेटा मुझे मिले नहीं हैं, तो हमारे लिए वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है कि अब तक कितनों को मिला है। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि इंडिया में कौन कौन बन चुके हैं ग्रैंड मास्टर। तो वो भी याद नहीं रहेगा, इतनी बड़ी लिस्ट तो नहीं याद रहेगी, लेकिन 1-2 के भाई सबसे पहला कौन था, लेटेस्ट कौन है, वो हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों जुलाई 2019 तक भारत के 64 खिलाड़ी, इंडिया के हैं 64 खिलाड़ी, विश्व के तो 1768 या ऐसे कुछ थे, लेकिन इंडिया के 64 खिलाड़ी अब तक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये बात है 2019 की, है ना। तो 2019 के बाद में आई थिंक नया डाटा आया ही नहीं होगा, 2021 में तो कोरोना चल रहा है। फिर भी अगर आया हो तो आप लोग अपडेट कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नीचे अगर कुछ इसके बाद में भी आया हो तो। ठीक है, तो जनवरी 2019 में तमिलनाडु के रहने वाले डी गुकेश मंगलवार को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। मतलब ये जिस दिन की न्यूज़ है वहाँ से मैंने उठाई है। तो 2019 में दोस्तों जो तमिलनाडु के रहने वाले थे डी गुकेश, ठीक है, वो विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, मतलब विश्व के दूसरे सबसे छोटी एज वाले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने
12 साल 7 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल करी और इस प्रकार वह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि देखो शतरंज के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो ग्रैंड मास्टर है। कौन देता है? विश्व शतरंज महासंघ देता है। भारत के कितने लोगों को मिल चुका है? 64 को मिल चुका है। और लेटेस्ट कौन है? लेटेस्ट है तमिलनाडु के डी गुकेश, ठीक है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो भी डी गुकेश। कितने साल के थे जब अवार्ड मिला? 12 साल के थे। इस समय विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है, जबकि भारत में नंबर 1 खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं, जो कि विश्व में 90वें नंबर पे है। तो अगर विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की बात करेंगे, ये तो बदल गए होंगे दोस्तों विश्व के, तो है ना, मैग्नस कार्लसन है। और भारत का जो हाईएस्ट आज तक सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले विश्वनाथन आनंद ही है हमारे। तो विश्व के लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ी श्री विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो हमारे ये भी कवर हो गया, पहले अपने विश्वनाथन आनंद ही थे और अंतिम डी गुकेश है। टोटल 64 को मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता अब शतरंज से बाहर इसमें से कोई क्वेश्चन जाएगा। अपन ने सारे पॉइंट कवर कर लिए, कहीं ना कहीं लिख लेना। ये ऐसे तो शतरंज शायद नहीं याद आए प्री के लिए, एक तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी हॉबी है ना। तो जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नीचे कल भी मैसेज आ रहे थे इंटरव्यू वालों के लिए, स्पेशल प्रिपरेशन के लिए। तो जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है एक तो कि अगर उनकी हॉबी है शतरंज, ठीक है। और दूसरा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब तब इम्पोर्टेंट हो जाएगा जबकि मान लो कि हमारी एग्ज़ाम है पास में और हमने शतरंज में कोई अवार्ड जीता है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड जीता है, तब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी, मतलब हमारे खेल तो है ही, प्री में भी है, मेंस में भी है, तो हमें खेल से रिलेटेड तो सारी बातें पढ़नी ही रहती हैं, ठीक है। एक दोस्तों इनका नाम है एरेंड्रो, नाम याद रख लीजिएगा। ये गूगल सही ट्रांसलेट नहीं कर पाया, बाकी आप लोग पढ़ लेना, इनका एरेंड्रो नाम है। तो ये कौन थे? अभी चर्चा में है ये एरेंड्रो। ये कल की खबर थी कि ये क्यों चर्चा में है, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों, जैसे अपन ने 66A पढ़ी थी ना, 66A देशद्रोह का मतलब वो आरोप, आईटी क्षेत्र में कुछ भी फेसबुक पर टिप्पणी करने पर जेल में डालने का आरोप लगाया जाता। आई थिंक आप लोगों को याद होगी 66A क्या है। तो एक बार नीचे कमेंट करके बताना 66A में हमने क्या पढ़ा था, मतलब 2 लाइन में बता सकते हो क्या पढ़ा था। तो एक तो 66A है दोस्तों, और एक है देशद्रोह का आरोप, है ना। तो 66A तो आईटी क्षेत्र के लिए हो गई, और देशद्रोह का आरोप भी कई बार लगा दिया जाता है। तो उसी क्षेत्र से रिलेटेड कई सारे मामले हमारे सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों एरेंड्रो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि गोबर और गौमूत्र कोरोना का इलाज नहीं है। मतलब हमने बीच बीच में देखो ये कई सारे बयान पढ़े हैं कि जब कोरोना पीक पे था तो कि भाई गोबर का लेप करने से, गौमूत्र से नहाने से कोरोना ठीक हो जाता है, जबकि इनका कोई साइंटिफिक प्रमाण हमारे पास किसी के पास भी नहीं था। और ठीक है, सामान्य लोग ये कमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे कोई बड़े नेता, और वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर ऐसा कमेंट करते हैं ना, तो लोगों में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। जब तक कि आप साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हो कि मतलब किसने कह दिया आपको कि गोबर का लेप करने से इलाज होता है ना, और बड़े नेता लोग आके कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये जो एरेंड्रो हैं, इन्होंने इसी चीज़ का विरोध किया था, और उन्होंने अपनी, मतलब ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि यह कोई इलाज विलाज नहीं है, इनसे कोई इलाज नहीं होता है। यह बयान कोरोना के कारण मणिपुर भाजपा अध्यक्ष की मौत के संदर्भ में भाजपा नेताओं द्वारा अपनाए जा रहे अवैज्ञानिक रुख और फैलाई जा रही गलत सूचनाओं की आलोचना के तौर पर दिया गया था। तो ये बयान उन्होंने किस रीज़न से दिया था दोस्तों कि मणिपुर में भाजपा अध्यक्ष की मौत हो गई थी और कई तरह के मतलब उनके मतलब गलत बातें उनके बारे में फैलाई जा रही थी। तो इन्होंने भी एक टिप्पणी लिखी थी कि भाई ऐसे वैसे इन चीज़ों से कोई इलाज नहीं होता है, गोमूत्र और गोबर से। तो मतलब ये पार्टी, अपन को किसी भी पार्टी का नाम कभी भी ना तो याद रख सकते हैं, लिखना नहीं है कहीं भी, है ना। ऐसा कोई मुद्दा अपने सामने आ जाए, और न ही किसी पार्टी के लिए अपन को अपने दिमाग में पक्षपात रखना है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी की यही पहचान होती है कि हम तटस्थ रहें, है ना, किसी भी पार्टी की तरफ हमारा झुकाव नहीं हो। तो मतलब उन्होंने कुछ गलत सूचनाएं कुछ नेताओं द्वारा फैलाई जा रही थी, तो उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया था, ठीक है। हालांकि इस पोस्ट को 13 मई को ही उन्होंने डिलीट भी कर दिया था। उनकी ये पोस्ट ना फिर बहुत सारे नेताओं द्वारा उन्हें टारगेट किया गया और बहुत सारे अपशब्द वगैरह इस तरह से बोले जाने लगे, तो फिर उन्होंने पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। तो अभी कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन्हीं आलोचना के लिए एरेंड्रो को उसके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामले के कारण कुछ दिन हिरासत में गुजारने पड़े, और जमानत मिलने के बाद से ही वह एहतियातन
एहतियातन हिरासत में है। मतलब दोस्तों उन पे हुआ यह कि इसके बाद में उन पे देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया और देशद्रोह के आरोप में उनको वो मतलब जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद से कितने मतलब कुछ दिन इनको हिरासत में रखा गया। ठीक है। कोरोना के इलाज में गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल पर भाजपा नेताओं की आलोचना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए इन पे काम मतलब लागू किया गया के तहत गिरफ्तार मणिपुर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता लिचोबम्प एरेंड्रो को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 5 बजे रिहा करने का आदेश दे दिया। तो ये खबर इसलिए आई थी दोस्तों कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ एक टिप्पणी की वजह से। वह बात भाजपा और कांग्रेस किसी भी पार्टी की नहीं है। कोई भी पार्टी जो सरकार में होती है वो अपने थोड़े से कभी कभी हिटलरशाही तानाशाही लगने लगता है कहीं ना कहीं। तो मतलब कि कोई अगर सही भी बोल रहा है तो उसके खिलाफ कई बार, और ये मतलब किसी पार्टी की बात नहीं होती, वहाँ पे किस तरह के नेता काम कर रहे हैं इसकी भी बात हो जाती है। और उन पे एनएसए लगा दिया गया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, जिसमें दोस्तों बहुत मतलब ये ऐसे होता है कि सरकार जितने दिन चाहे बिना उसके जेल में भी रख सकती है। ठीक है। तो यह बहुत बड़ा एक अपराध होता है ऐसे, मतलब यूँ मान लो सबसे बड़ा ये अपराध होता है इसमें, मतलब बिना किसी रीज़न तो होता ही है, जैसे मतलब कुछ बिना बताए ऐसे के ऐसे उठा के हिरासत में रखा जा सकता है। तो ठीक है, तो इन पे भी यही लगाया गया था। जब मामला सुप्रीम मतलब कोर्ट में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इनको, सोमवार की खबर है कि इनको 5 बजे तक रिहा करना जरूरी है, तथा शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन्हें एक रात के लिए भी जेल में नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उन्हें बंदी बनाए रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा। जबकि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जवाब दाखिल करेंगे, तो पीठ ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि उसके आदेश को तत्काल मणिपुर जेल के अधिकारियों को प्रेषित किया जाए ताकि सोमवार को ही 5 बजे रिहाई सुनिश्चित हो सके। मतलब देखो ये सॉलिसिटर जनरल बीच में कहाँ से आ गए। अब एनएसए किसका, कौन लगाता है? हमारी सरकार ही तो लगाती है, केंद्र सरकार ही तो लगाती है एनएसए। तो हमने क्या पढ़ा था सॉलिसिटर जनरल के बारे में कि जब भी मतलब केंद्र सरकार का कोई पक्ष या कुछ करना होगा, केंद्र सरकार चाहे तो सॉलिसिटर जनरल उनके मामले की सुनवाई करेगा। तो यहाँ भी सॉलिसिटर जनरल ही कह रहे हैं, और सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि मामले के लिए कुछ तथ्य वगैरह पेश करेंगे तो मंगलवार तक जेल में रखा जाए। बट कोर्ट ने कहा कि अगर इनको 1 सेकंड भी जेल में रखा गया तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होकर कि जो राइट टू मतलब जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि बिना किसी गलती के हम किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों फेसबुक पे टिप्पणी करना, किसी भी खिलाफ टिप्पणी करना, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अपना, है ना। तो और ये कोई ऐसी टिप्पणी थोड़ी है कि मतलब गोबर और मलमूत्र से नहाने से कोरोना ठीक नहीं हुआ। कोई देश के खिलाफ टिप्पणी थोड़ी ना करी है उन्होंने, ना ही किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करी है उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये कोई साइंटिफिक प्रमाण ही नहीं है इस चीज़ का। और वो तो अपन भी कह सकते हैं, कल को अपन को भी इस चीज़ के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये तो गलत चीज़ें हो गई ना। तो दोस्तों हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट, इवन सरकार भी अच्छा काम करती है, बट सुप्रीम कोर्ट इतने अच्छे से प्रभावी रूप से कार्य करता है। और जब भी कहीं भी कोई भी सरकार या फिर कोई भी नेता, वो किसी एक पार्टी की बात नहीं है, अपने दायरे से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और देश के संविधान की प्रॉपरली रक्षा करता है। तो हमें मतलब गर्व होता है कि हम एक सच्चे लोकतंत्र में निवास करते हैं ना। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में बोली जाती है, और उस डेमोक्रेसी में हम हैं भी, प्रॉपर तरीके से वो लागू भी हमारे देश में होती है। ठीक है। एक दोस्तों नया प्रोग्राम आया है CSIT AP प्रोग्राम। तो ये कई बार ऐसे, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कई बार पूछ भी लिया जाता है। और खासकर अगर कोई लोग टीचर हैं, टीचिंग लाइन में हैं और वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है। बल्कि हमारे मतलब केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, तो एग्ज़ाम में छोटी मोटी योजनाएँ 2 नंबर 5 नंबर में पूछ ही ली जाती हैं। तो दोस्तों यह भी एक प्रोग्राम, क्योंकि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो हमें समझ लेना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म में देखेंगे, किसने लॉन्च किया है ये भी देखेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म ये है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप इन्हें क्वेश्चन का ही वेट मत कीजिए, जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो एक अलग से कॉपी बना लीजिए और ये प्रोग्राम्स के नाम लिख लीजिए कि भाई ये अगर शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, तो मुझे इसमें ये लाइन्स डालनी ही है। ये सिटाप प्रोग्राम मतलब
सिटाप क्या बोलूँ, जो भी बोलो आप इसे। ये प्रोग्राम का नाम कहीं ना कहीं डालना ही हो सकता है, मुझे निबंध लिखना पड़े तो अगर मैं निबंध लिख रहा हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ इसमें डालनी ही है, ठीक है। तो इसलिए मतलब अपन तथ्य भी तो इकट्ठा कर सकते हैं ना मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। ऐसा तो होगा नहीं कि चारों पेपर में शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आए, ऐसा तो होगा नहीं चारों पेपर में एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आए, ऐसा तो होगा नहीं चारों पेपर में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही ना आए, है ना। तो कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं दोस्तों जो हमेशा पेपर में आते हैं, वो चाहे वो आओ फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी आओ वो आते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे डेटा इकट्ठे करके रख सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ही है मतलब सिटाप तो क्या बोलूँ, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म। और इसका शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मंत्री। तो आप सोच रहे हो कि शिक्षा मंत्री तो ठीक है, अब ये जनजातीय मंत्री कहाँ से आ गए शिक्षा के प्रोग्राम में, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा। स्कूली शिक्षकों के लिए अभिनव और अपनी तरह के अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजाइन, सोच, उत्पाद विकसित, विचार निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप इसी लाइन को ऐसे कैसे याद कर सकते हो। इसमें 50,000 टीचर्स का चयन किया जाएगा और इसको उद्देश्य होगा शिक्षकों में नवाचार, उद्यमिता मतलब वही इनोवेशन की उन्हें कुछ टेक्निक सिखाई जाए, बौद्धिक संपदा अधिकार की कुछ टेक्निक सिखाया जाए, डिजाइनिंग, सोच वगैरह ऐसा कुछ किया जाए, इन क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह हमारे छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए भारतीय शिक्षकों परिवर्तन एजेंट और नवाचार के राजदूत बनाएगा। तो हमारे शिक्षकों को यह प्रोग्राम है शिक्षकों के लिए, और हमारे शिक्षक क्या काम करेंगे भविष्य में, छात्रों को जो तैयार करते हैं हमारे शिक्षक, उनके लिए एक बेहतर नींव यह प्रोग्राम डालने वाला है। तो यह हमारे मतलब छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए काम करने वाला है। और यह प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा, बिकॉज अभी भी कोरोना चल रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो यह प्रोग्राम भी ऑनलाइन ही, प्रशिक्षण भी ऑनलाइन ही दिया जाने वाला है, ठीक है। यह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCTE द्वारा एक सहयोगी प्रयास है। तो ये किस किस के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों? एक तो जनजातीय मंत्रालय हो गया, मतलब शिक्षा मंत्रालय तो है ही जैसे, और जनजातीय मंत्रालय हो गया, और CBSE हो गया, और AICTE भी जो हमारी शैक्षिक संस्था है, और ये सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है। लाभ क्या होगा दोस्तों? ये बच्चों में रचनात्मकता के पंख देकर आदिवासी बच्चों के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों को लाभान्वित करेगा। अब आप समझ रहे हो, आदिवासियों का नाम आ गया है, तो आदिवासियों का नाम आ गया तो मतलब एकलव्य मॉडल स्कूल जो विशेषकर आदिवासी बच्चों के लिए है, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने वाला है। इसीलिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय इसमें आया था, क्योंकि ये मुख्य तौर पर दोस्तों इन स्कूलों में लागू किया जाएगा, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के छात्रों और SIATP से मतलब इससे बहुत लाभ होने वाला है इस प्रोग्राम से, क्योंकि जनजातीय बच्चों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय भी प्रयासरत हैं। तो मतलब यह मंत्रालय भी बीच में आया है, तो यह प्रोग्राम ज़्यादा जोर देने वाला है जनजातीय बच्चों पे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि SIATP प्रोग्राम क्या है, कौन लेके आया है और क्या इसका लक्ष्य है, ठीक है, और किस विशेष क्षेत्र में जोर देना इसका लक्ष्य है। तो मतलब 5 लाइन्स भी अगर आपको इसके बारे में याद होंगी ना, वो काफ़ी है, इससे बड़ा आने वाला भी नहीं है। अगर आएगा तो 5 वर्ड या 2 वर्ड्स में आएगा, वरना ये हमारे लिए मेंस के लिए फैक्ट यूज़ करने के लिए मैं हमेशा ऐसी चीज़ें देती रहती हूँ। कोई नया प्रोग्राम आया, कोई बड़ी स्कीम आई, तो इसलिए देती रहती हूँ कि क्वेश्चन आए ना आए, मेंस में जब हम आंसर लिखेंगे तो ऐसे फैक्ट उसमें यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर प्रभावी बनने वाला है, ठीक है। पेगासस मामला देखते हैं दोस्तों। पेगासस मामला क्या था, आप कल से सुन रहे होंगे। कल हमने मानसूनी सत्र पढ़ा था, तो मानसूनी सत्र हमारा स्टार्ट हो गया है संसद का। तो उसमें मतलब आज आपने पेपर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मतलब गरमाया हुआ है सत्र। पेगासस मामला, जासूसी मामला इतना ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भाई किस किस नेता के फ़ोन टैप हुए हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आखिर ये पेगासस है क्या, क्यों इतना चर्चा में है। तो हम अपने परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। ये साइंस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसमें मतलब वायरस वगैरह इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो करंट में चल रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये साइंस टेक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा।
तो देश में चर्चित लोगों के लिए फ़ोन की कथित जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आप सबको पता है कि 17 से जस्ट पहले एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े बड़े लोगों के फ़ोन टैपिंग या मतलब जासूसी की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में सैकड़ों पत्रकारों और दूसरे चर्चित लोगों के फ़ोन टैप किए गए हैं और उसमें कई भारतीय लोगों के नाम शामिल है। एक लिस्ट पता लगी है कई एजेंसियों को जिसमें बड़े बड़े पत्रकारों और बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल है जिनके फ़ोन टैप किए जाने वाले थे या फिर टैप किए जा चुके हैं। ठीक है, और इसमें भारत के भी कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। वाशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार पत्र वेबसाइट द वायर ने एक खबर प्रकाशित की थी। तो खबर प्रकाशित करने वाले कौन थे? वॉशिंगटन पोस्ट थे और भारत की एक वेबसाइट है द वायर। ठीक है, उन्होंने एक खबर प्रकाशित की और दावा किया कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए हैं, लेकिन पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर से फ़ोन हैक किए गए हैं उसकी करने की बात सामने आ रही है, उसे तैयार करने वाली कंपनी NSO ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों इस मतलब ये जो द वायर नाम का अखबार है, वेबसाइट है हमारे, उसने बोला है कि विश्व में इतने सारे लोगों के फ़ोन टैप किए गए हैं, लेकिन जो ये पेगासस जो स्पाईवेयर है इसका निर्माण जिस कंपनी ने किया है NSO ने, उसने बोल दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और सारे आरोप इन्होंने नकार दिए हैं। वायर के मुताबिक डेटाबेस में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों में मौजूद और पूर्व प्रमुख सहित कई बिजनेसमैन शामिल हैं। तो हम नाम नहीं देखेंगे, लेकिन आप ये देख सकते हो, ये लाइन मैंने इसलिए डाली है कि कितने बड़े बड़े लोग इस चीज़ में शामिल हैं। यह वायर ने दावा किया है कि इन लोगों के लिस्ट में नाम है, या तो इनके फ़ोन हैक ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। डेटाबेस में इनका नाम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जासूसी का टारगेट थे, लेकिन इनका फ़ोन वास्तव में हैक हुआ है या नहीं हुआ, ये सिर्फ फ़ोन की फोरेंसिक जाँच के बाद में ही पता चल सकेगा। ठीक है, अब हम पूरा पेगासस के बारे में पढ़ेंगे। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया था। इजरायली एक कंपनी है दोस्तों NSO, वो साइबर सुरक्षा कंपनी है, उसने पेगासस नाम का स्पाईवेयर तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई लोगों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है और इसे लेकर पहले भी कई विवाद हुए हैं। तो बांग्लादेश ने भी खरीदा स्पाईवेयर, मतलब ये दोस्तों आतंकवादी चीज़ों की रक्षा के लिए होता है ना, लेकिन इसका मिसयूज, हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज तो होता ही है, तो इसका मिसयूज कई जगह हुआ है। तो बांग्लादेश जैसे देशों ने तो भाई खुलेआम इसे खरीदा है इसराइल से। इसे लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियां ने भी इस पर मुकदमे किए। मतलब सबको ये डर लगता है। देखो हमारी सरकार को मान लो अगर ज़रूरत है कि हमारे NSA को लगता है, मतलब हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको अगर लगता है कि भाई कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, तो उन लोगों के फ़ोन ट्रैप करने के लिए ये मतलब स्पाईवेयर ला सकते हैं, हमारी सरकार ला सकती है और उन लोगों के फ़ोन टैप कर सकती है ना। लेकिन दोस्तों ऐसे कैसे पता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इसका मिसयूज़ नहीं करेगी, है ना। वो विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग हो या फिर जो भी उनके दुश्मन हैं या थोड़े बहुत भी एंटी हैं, उन लोगों के फ़ोन में स्पाईवेयर, ये वाला स्पाईवेयर नहीं डालेगी, है ना। तो इसके मिसयूज़ की बातें ज़्यादा होती है, इसलिए अक्सर चर्चा में रहता है ना। तो व्हाट्सअप समेत कई दूसरी कंपनियों ने भी इस पर मुकदमे दायर किए थे, क्योंकि व्हाट्सअप दोस्तों प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। हमेशा हम बोलते हैं कि एनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं व्हाट्सअप पे। हमारे व्हाट्सअप मैसेजेस में लिखा होता है योर मैसेज योर चैट विल बी इनक्रिप्टेड, है ना। मतलब इनक्रिप्टेड का मतलब है हम जो भेज रहे हैं या तो हम अपनी चैट पढ़ सकते हैं या फिर सामने जो रिसीव कर रहा है वो पढ़ सकते हैं। खुद व्हाट्सअप के अधिकारी भी इस चैट को नहीं पढ़ सकते, इनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे फ़ोन में मतलब व्हाट्सअप हमें प्राइवेसी का वो हवाला दे रहा है, और अगर हमारे फ़ोन में अगर पेगासस जैसा स्पाईवेयर है और कोई भी लोग हमारे फ़ोन की सारी चीज़ें हैक कर रखी है, तो फिर क्या मतलब हो गया हम कोई भी ऐप यूज़ करें या फ़ोन यूज़ करें, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब इस पर आपत्ति जाहिर करते हैं। भारत में भी आधिकारिक तौर पर तो ये जानकारी नहीं दी गई है कि सरकार ने NSA से पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा। तो भारत ने अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। हालांकि NSO ने पहले खुद पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। ये कंपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही बेचते हैं और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। तो पेगासस
इसको जो बनाने वाली कंपनी है NSO, उसने खुद ने बोल दिया है कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं बनाते हैं, और सब मतलब बनाते तो हैं, लेकिन हम ये जो मतलब हमारा स्पाई वेयर है वो किसी भी देश की आधिकारिक सरकारी एजेंसियों को ही बेचते हैं, जो कि आतंकवाद को रोकने में, अपराधों को रोकने में इसका यूज़ कर सके। हम हर किसी को यह स्पाईवेयर नहीं बेचते हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड इसका होता है। हालिया आरोपों को लेकर भी NSO ने ऐसे ही दावे किए हैं। सरकार भी जाहिर तौर पर बताती है कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल के दुरुपयोग के भी गंभीर आरोप लगे। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि यूज़ तो हम इसीलिए करेंगे आतंकवाद को रोकने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन हो सकता है दोस्तों कुछ हर एक सरकार में, हर एक मतलब उसमें कुछ ना कुछ ख़राब लोग भी होते हैं, तो वो इस सॉफ्टवेयर को ख़रीद लें और उसका मिसयूज़ करें, है ना। तो इसका डर भी सबको होता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी व्यक्ति के स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा स्पाईवेयर है, मतलब ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों कि हमारे फ़ोन के अंदर डाल दिया ना फ़ोन बनाते टाइम ही, फिर उसका सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस के इनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और इनक्रिप्टेड पेगासस एक इनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने, मतलब आगे ये न्यूज़ कट गई, और वीडियो, मतलब सारे इनक्रिप्टेड ऑडियो और वीडियो सब कुछ सुनने की क्षमता रखता है। ठीक है। इनक्रिप्टेड पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल, ये तो हो गया, और हाँ, इनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और संदेशों को पढ़ने लायक पेगासस को बना देता है। ये कैस्पर स्काई एक कंपनी है जो ये बताती है कि पेगासस के पास इतनी पावर है कि वो हमारे सारे इनक्रिप्टेड मैसेज पढ़ सकता है। ठीक है। इनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को ही होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी इसे देख सुन नहीं सकती। वही बात जो मैंने बताई, व्हाट्सअप भी खुद देख सुन नहीं सकता, क्योंकि व्हाट्सअप पर हमारे मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं। या तो हम जो भेज रहे हैं वो देख सकते हैं, या फिर पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है वो देख सकता है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वालों को उस व्यक्ति के फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर इस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल होता है तो यह कितना भयानक हो सकता है ना। तो वो आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा। तो दोस्तों, हाँ, ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे तो आज सारी न्यूज़ इंटरेस्टिंग भी लगी और थोड़ी हटकर भी लगी, पढ़ाने में भी मज़ा आया, आपको भी पढ़ने में मज़ा आया होगा। मेंस के लिए 5 क्वेश्चन, प्री के लिए भी 4-5 फैक्ट तैयार हो गए होंगे। अगर ऐसी न्यूज़ अगर आप और चाहते हो, वीडियोज़ लगातार कंटिन्यू चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। जिन भी लोगों को ज़रूरत है दोस्तों, वहाँ तक प्लीज़ इसे पहुँचाएँ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।